अजय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी होकर के महाराष्ट्र में निकल के आई है, पहले से बहुत अच्छा ग्राफ उन्होंने किया है, सब बातें हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि खुशी और कॉन्फिडेंस जो है इस बार उनका, क्योंकि उनके अलायंस के भी नंबर अच्छे खासे बड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बिना अलायंस के बनाना तो उनके लिए मुमकिन नहीं है ना। मतलब हम इसको एक परसेप्शन बनाया है कि देखिए बीजेपी बहुत अच्छे नंबर से आई है, देवेंद्र फडणवीस का कॉन्फिडेंस अलग है, लेकिन ये उस तरह का कॉन्फिडेंस तो फिर भी नहीं है ना। जैसे कि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अपने नायडू और नीतीश के अलायंस से बनाई, लेकिन वो 400 पार वाली बात नहीं थी, उसके अलावा जो एक ठीक ठाक पुरानी बात थी वो भी नहीं थी। ऐसे में ठीक है कि पहले से बेहतरी पर महाराष्ट्र में गई है बीजेपी, लेकिन खुशी और परसेप्शन ऐसा है जैसे कि उन्होंने सीधा सिक्सर मारा हो। लेकिन अगर हम जनता के मत की बात करें तो उतना बड़ा मैंडेट तो नहीं मिला है ना। वो भी तो एक बड़ी बात है इसके अंदर कि अभी आपके पास कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगे यहाँ पे कई सारे इश्यूज के, अगर आपको जनता उस तरह से नहीं दिख रही। और उससे उसके साथ एक बड़ा सवाल ये कि विनोद तावड़े का क्या। देखिए विनीता जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री, हम लोगों ने कहा अनप्रेसिडेंटेड जीत, ये शायद रिकॉर्डेड होगा महाराष्ट्र के लिए। 132, मात्र 13 सीट कम, 13 सीट आज की तारीख में राजनीति में आप भी देखती हैं कि किसी जगह किसी स्टेट में सरकार बनाने के लिए 10-15 लोग तो ऐसे ही टहल लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी हो गई थी इस नंबर को लेकर, पर उनको यह पता नहीं था शायद कि स्टेट बीजेपी यूनिट इतना स्ट्रांगली एक शख्स के पीछे खड़ी रहेगी। उनको यह शायद पता नहीं था, मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूं, उनको शायद यह पता नहीं था कि इस बार संघ कहीं चूकने वाला नहीं है। और यही हुआ, देवेंद्र फडणवीस को स्टेट यूनिट ने स्ट्रांगली बैक किया, संघ ने स्ट्रांगली बैक किया। केंद्र में एक बात उठी थी जो अंदर खाने की थी कि अगर फडणवीस को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कहीं ऐसा तो ना हो कि एक फिर और चेहरा गडकरी की तरह खड़ा हो जाए इस देश में, क्योंकि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज महाराष्ट्र फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है। आज की तारीख में चुनौतियों के साथ, जैसा आपने कहा कि फडणवीस जी ने कहा समंदर के इंतजार में है, समंदर लौट आया, पर फडणवीस जी के लिए भी लहरें बहुत आएंगी अभी। अब इन लहरों के साथ वो कितना खेल पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है ना। एकनाथ शिंदे तो एक लहर है, लहरें तो अंदर से आएंगी। जब हमने आपको मुख्यमंत्रित्व दे दिया अंडर प्रेशर, मैं कोट अनकोट यूज कर रहा हूं, अंडर प्रेशर, केंद्र नेतृत्व की बात कर रहा हूं, तो आप पे प्रेशर बिल्डअप होगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ओवर कॉन्फिडेंट केंद्र नेतृत्व ने नहीं सोचा होगा कभी भी कि उनके ही इश्यूज पे ना खड़े होने वाला एक शख्स महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाएगा। जी विनीता जी। जी राजीव जी, ऐसा क्या है कि देवेंद्र फडणवीस में तीसरी बार तो चलिए मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ठाकरे और पवार जैसी शख्सियत महाराष्ट्र के इतिहास में वर्तमान में जो अच्छा खासा दमखम रखते थे, उनका दम निकाल दिया, उनको किनारे लगा दिया। ऐसा क्या है, मतलब ये इसका क्रेडिट क्या ये फडणवीस को जा रहा है, इस चीज को ये कहा जाएगा क्या? नहीं, देखिए जिस तरह अजय जी ने अभी कहा कि एक तो संघ की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें, और मैं थोड़ा उस बात में ऐड करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अजय जी ने कहा कि देखिए ये जो गुजरात लॉबी है, आप इनकी पृष्ठभूमि देखिए, इन्होंने किसी भी पावरफुल आदमी को, कोशिश यही रही कि वीक येसमैन मिलते चले जाएं हर जगह। फिर वो येसमैन जो है जेपी नड्डा भी है, मध्य प्रदेश में देख लिया, राजस्थान में देख लिया आपने। अब योगी को ये कुछ कर नहीं पाए, योगी ने फिर प्रूव कर दिया, इस जो अभी बायपोल्स थे वो स्ट्रांगली इमर्ज हुए। और वही चीज अजय जी की जो है कि फडणवीस को आरएसएस की बैकिंग, ये एक चीज तो है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है, बाकी लीडरशिप उसको कहीं ना कहीं संघ बार बार याद करवा रहा है कि तुम्हारा फाउंटेन हेड जो है वो आरएसएस है, आरएसएस से ही तुम निकले हो और तुमको यू हैव टू अबाइड बाय द आरएसएस रूल्स जो रहेगा। अब ये आरएसएस की जो बैकिंग है उसको आप डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे, और ये वाकई ही चैलेंज है कि एक स्ट्रांग सीएम जब इमर्ज होता है किसी भी स्टेट में, और वही वजह है अभी तक जो बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट
वो कोई ऐसा चेहरा आ जाए जो एक बड़े स्टेट से हो और स्ट्रांग उसकी फॉलोइंग हो, तो कहीं ना कहीं तो चैलेंज लगता है ना, अंदर एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर खड़ा होता नजर आता है। क्यों हटाया गया शिवराज चौहान को? आप एक चीज देखिए ना, लगातार विक्ट्रीज दे रहे थे, क्यों उन्हें हटाया गया? या क्यों वसुंधरा को साइडलाइन किया गया और नए चेहरे, बिल्कुल अननोन चेहरे? मतलब ऐसा है कि आपकी गेम प्लान तो यह है कि आपको हिज मास्टर्स वॉइस मिल जाए जो आपकी ट्यून पे नाचता रहे। महाराष्ट्र में आरएसएस की भूमिका एक रही है और एक बहुत ये मैंडेट मिल गया, बावजूद इसके कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात चले गए, एक दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो गुजरात चले गए। ये एक बहुत बड़ा टसल जो है ये रहेगा हमेशा। फाइनेंस और जो आपका कॉर्पोरेट जो पावर है उसकी माइग्रेशन महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीज हमेशा इनको ध्यान में रखना होगा और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इनके आगे चलकर ये किस तरीके से इन चीजों को बैलेंस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जी। एक बात तो साफ है कि अभी जो सिचुएशन बन के सामने निकल कर आई है अमित जी, इसमें शिंदे के पास भी कोई खास ऑप्शन रहा नहीं। हालांकि शिंदे की ने मतलब जो किया और जो उनकी अभी हाल की हिस्ट्री रही शिवसेना से अलग होकर आने की और अब इनके साथ में चुनाव लड़ने की और बाला साहब ठाकरे के नाम को भुनाने की, लेकिन उस सब के बावजूद भी चर्चा तो ये जोरों पर है कि शिंदे के हाथ यहाँ पर वो नहीं लगा जिसके मकसद से वो आए थे। यहाँ पर एक तरह से मतलब उनको लगा कि फिर वो उस परिस्थिति में आ जाएंगे जहाँ राजा बनकर रहेंगे, लेकिन अब दो दर्जे वाली स्थिति पर जाकर के वो बैठ जाएंगे। आपको लगता है कि शिंदे का यहाँ पर अब ऑप्शन कुछ भी तोड़ फोड़ कर रह नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर बहुत कम है, विपक्ष के तो नंबर बहुत ज्यादा कम आए हैं ऐसी परिस्थिति में। तो शिंदे ना चाह के भी, जैसे अजित पवार कह रहे थे कि इनका नहीं पता नहीं है लेकिन ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको दिखती हैं जो कि सिचुएशन को कभी आगे बदल सकती हैं? क्योंकि शिंदे को अगर उनका टारगेट नहीं मिला तो और उनका मतलब सेटिस्फाइड नहीं होना, ये कभी भी इस राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में वो जो समंदर की लहरें हैं उसमें बार बार उछाल पैदा कर सकता है। आपको लगता है ये? जी किससे मुझसे कुछ नहीं मिलेगा जी। अमित जी। हाँ, देखिए राजनीति में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है विनीता जी, और राजनीतिज्ञों को ये पता है, जो मेच्योर राजनीति है इस लेवल पे उनको पता है कि अपने टाइम का इंतजार करना पड़ता है। अब इसमें दो चीज है, या तो उनका बेस्ट टाइम आ गया या उनका बेस्ट टाइम आने वाला है, दो चीज की बात होती है। और जो राजनीतिज्ञ होते हैं इस लेवल पे वो कभी आशा छोड़ते नहीं है, उनको आशा बनाए रखते हैं और अपॉर्चुनिटी अपने फेवर में बनाए रखना, यही उनका काम है। तो अभी का जो समय है, अभी का जो नंबर है, उनको वेट करने के अलावा उनको वेट करना पड़ेगा, और जो जितना प्रेशर वो बना सकते हैं वो बनाए रहेंगे, 100% बना के रखेंगे। लेकिन अभी जो नंबर है उसमें उनको भी पता है कि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, राज्य में भी सरकार बीजेपी की है, हर जगह नंबर ये है। अच्छा, चाहे गुजरात लॉबी हो, केंद्र हो, ये हो, सब लोग मजबूत है, मतलब आप तुरंत चैलेंज नहीं कर सकते अपने ढंग से। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें एकनाथ शिंदे को इंतजार करना होगा, और जहां तक मलाईदार मंत्रालयों की बात है तो वो भी बराबर बटेगा। अजित पवार को नहीं भूलना चाहिए, अजित पवार भी बहुत 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 मेच्योर है पॉलिटिशियन, और छठी बार डिप्टी सीएम का पद वो ग्रहण कर रहे हैं, और लगातार वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो दोनों सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं, पिछले 5 साल में वो दोनों सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं। तो उनको हर एक कैरेक्टर का क्या अगला कदम होगा सब कुछ इन लोगों को पता है, एक दूसरे को लोग बहुत नजदीक से जानते भी हैं, सबका स्ट्रेंथ सबको पता है, सबका वीकनेस सबको पता है। लेकिन जो राजनीति में सब कुछ पता होने के बाद भी लोग अपने समय का इंतजार करते हैं। तो आज के दिन में मैं यही बोलूंगा कि एकनाथ शिंदे को ये समय उनके लिए इंतजार का समय है, अब उनको अपने अच्छे समय आने का इंतजार करना होगा। एकनाथ शिंदे के पास ऑप्शन बचा नहीं है क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है। हालांकि दोनों एक ही पायदान पर खड़े हो गए हैं, जबकि 10 सीटों का अंतर है पवार और शिंदे के बीच में। उसके बावजूद भी अजय जी, आपको लगता है कि पवार को तो यहाँ पर 10 सीटें कम होने के बाद भी वो चीज मिल रही है, शिंदे वही बार चीज निकल के आ रही है कि उनके लिए थोड़ा अनरेस्ट है यहाँ पर इस सिचुएशन में? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनको बीच की कुर्सी पे बैठा दिया जाता है
जैसे कि साथ में उप मुख्यमंत्री बैठे और सेंटर में वो खुद है, लेकिन बावजूद इसके कि उनके जो नंबर आए हैं वो अगर अलग होने की भी सोचे तो भी किसी हाल में वो विपक्ष के साथ अपना बहुमत नहीं बना सकते। तो ये परेशानियां जरूर है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, शिंदे और पवार, अजीत पवार, ये दोनों लोग अगर विपक्ष के साथ में अपना नंबर गणित खेलने की कोशिश करते तो कुछ यहाँ पर ये करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन अभी बीजेपी के साथ में इनका अलायंस, जैसे नायडू और नीतीश का अलायंस लोगों ने चल पाएगा लंबा, लेकिन अभी चल रहा है चीजें और शांतिपूर्वक चल रही हैं फिलहाल। तो शुरुआत में थोड़ी हलचल थी भी, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में ये कितना आपको लगता है ये अलायंस, बीजेपी के अलायंस के बारे में मैं जानना चाह रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि किस तरह से अपने अलायंस के गठजोड़ करके चलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अपने अकेले दम पर तो बनी नहीं है सरकार उनके। देखिए, ऐसा है कि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से, उद्धव से अलग हुए तो उनके साथ जितने लोग आए उनको पता था कि उद्धव आज की तारीख में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो छिटके सरकार में आ गए। मलाई और पैसे, अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आज की तारीख में राजनीति में। ये मंत्री या रूलिंग पार्टी के साथ होने के लिए एकनाथ शिंदे की टीम जो बनी वो सिर्फ रूलिंग के लिए था। आज एकनाथ शिंदे को भी ये पता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो उनके ही पार्टी, तो उनका दल है, उसमें विघटन हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा और शायद अच्छे खासे तादाद में लोग एकनाथ को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नए घटक का, एक नए दल की शुरुआत कर देंगे। ये अजीत पवार की पार्टी में भी, एनसीपी अजीत पवार में भी यही मोरल स्थिति है, क्योंकि भटके हुए लोग कहीं भटक सकते हैं। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि ऑपोजिशन के साथ, महाअघाड़ी के साथ जाने की बात, चाचा तो वेट कर रहे हैं भतीजा कब आएंगे, शायद उद्धव भी वेट कर रहे हैं कि शिव सैनिक कब आएंगे, पर सवाल उठता है, यही मेरा सवाल है कि वो वेट कर रहे हैं और अगर उनका इंतजार पूरा हो गया और दोनों आ गए तो ये बहुमत तक पहुंच जाएंगे। और ये दोनों ही अभी भले ही बीजेपी नंबर 1 पे है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की उतनी ही जरूरत है जैसे कि इनको इस वक्त सेंटर में जरूरत है नीतीश नायडू की, सेम इसी तरह। तो यहाँ पर तलवार लगातार बीजेपी की गर्दन पर भी है, ऐसा नहीं हटी है। मैं वही कह रहा हूं कि अजीत पवार के लिए यह जरूरी है कि शरद चाचा जी उसको बुलाएं, चाचा जी उसको वो जगह दें जो वो चाहते हैं। एकनाथ शिंदे भी वही चाहते हैं। कौन सी डील है अजय जी जो कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिंदे और पवार को तैयार कर लिया बीजेपी ने? सिंपल है, पावर गेम। हम आपको मंत्री बनाएंगे, हम आपको सरकार के साथ जोड़ेंगे। हर पॉलिटिशियन आज की तारीख में, जो भी नेता, विधायक एक ही कोशिश होती है कि अगर हम जीतते हैं तो हम रूलिंग के साथ जाएं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा टोक रही हूँ अजय जी आपको। एक सवाल इसके अंदर जहन में ये आ रहा है कि किस किस को खुश करेगी बीजेपी यहाँ पर? फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर और पवार को उप मुख्यमंत्री, शिंदे को किसी तरह से उप मुख्यमंत्री बनाकर, वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट अडानी, उसके प्रोजेक्ट को बचाकर कैसे बचा लेगी? क्योंकि जब यहाँ पर अपने सबके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, और अगर वो इंटरेस्ट यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, अगर अडानी का इंटरेस्ट नहीं पूरा हो पाता है तो ये सारी चीजें डिरेल हो सकती हैं, ये सारी की सारी पूरी कवायद इनकी मटिया मेल हो सकती है। देखिए, अभी की तारीख में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जिसमें कि अडानी का इशू सामने आए। दे आर वेटिंग फॉर द बीएमसी चुनाव। बीएमसी चुनाव जनवरी फरवरी में होना है। उस समय एकनाथ शिंदे भी इंतजार कर रहे हैं कि चेयरमैनशिप और मैक्सिमम कमिटीज में उनको मेंबरशिप मिले, उनको ज्यादा तादाद में उनके लोगों को, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस में आज की तारीख में भी शिवसेना का इंपॉर्टेंस को आप रेलिगेट नहीं कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी बीएमसी को लेकर अभी चुप है। अडानी के मुद्दे पे क्या है, अडानी आएंगे जाएंगे, 10 दिन और 15 दिन और 2 महीने और हम कहीं और खेल लेंगे। अडानी के साथ जो इनका रिश्ता है वो अडानी भी समझते हैं, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कंपल्शन भी शायद अडानी समझते हैं। लेकिन अडानी इतना रेस्ट कब तक कर पाएंगे सर, ये भी तो सवाल है। अडानी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान
बोरे भर कर के सोना मिला, बोरे भर के चांदी मिली, है ना। उस दिन हम आप जिक्र कर रहे थे चुनाव से पहले, ये तस्वीरें तो पहले कभी नहीं दिखी, इतने सालों से आप खुद देख रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, ये कभी पहले नहीं हुआ था। लेकिन इस बार कॉर्पोरेट को अपना इंटरेस्ट भी तो पूरा टारगेट करना पड़ता है, वो भी तो पूरा होना चाहिए। आपको लगता है राजीव जी ऐसी सिचुएशन में आपस के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, भले ही दिखने में ये बड़ी खुशी से सामने बैठ के बोल दिया अजित पवार ने कि मैं तैयार हूं, उनका पता नहीं, लेकिन ये भी तो सच है कि अभी किसी का कुछ पता नहीं अगर उनके अपने इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं, चीजें कन्वर्ट नहीं होती हैं पैसे में। तो देखिए हाइपोथेटिकली कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज कि हर एक को अपना पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए। जिस तरह अभी कह रहे हैं अजय जी, कह रहे हैं कि हर एक की अपनी एस्पिरेशंस है, पावर गेम है, पावर सबको चाहिए। कोई मतलब इनको देखिए, अभी जब तक इनकी जो ये चाहते हैं वो इनको मिलता रहेगा तब तक ठीक है, उसके बाद क्या होता है ये पता नहीं। आपने कहा कि कॉर्पोरेट्स का, हाँ, उनको अपना पाउंड ऑफ फ्लेश उनको भी चाहिए। वेट एंड वॉच की सिचुएशन तो सबकी है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि भाई शिंदे का जाना या पवार का जाना, देखिए कोई प्रिटेक्स्ट भी तो चाहिए जाने के लिए, कोई मौका भी चाहिए, कोई प्रिटेक्स्ट भी चाहिए जाने के लिए। किस मुद्दे पे आप जाते हैं? ऑलरेडी मौका है, उनको तो वही कुर्सी चाहिए थी जिस पर बैठे थे, वो चाहिए थी, पर क्या पोजीशन में तो नहीं थे ना लेने की, पोजीशन में तो नहीं थे। नहीं, आप आज आप सपोज कीजिए कि अगर हाइपोथेटिकली वो दूसरे गुट में भी चले जाते तो वहां भी उनको कौन पूछ रहा है? अभी आपके पास नहीं है वो स्ट्रेंथ आज की डेट में, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है सिवाय वेट एंड वॉच के। देखिए पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ चेस। आप कहां पर अपना मोहरा बिठाते हैं वो आप वेट करके ही ऐसा करते हैं। इसमें राजीव जी, इसमें विपक्ष की भी कमी है। अगर विपक्ष चाहे तो आज की तारीख में भी यहाँ पर खेल कर पाता। हालांकि इस बारे में बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए। देखिए विपक्ष की तो बहुत कमियां हैं, और विपक्ष तो अभी ये भी देखना है कि आगे क्या करता है। उनके पास एक बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि गेम खत्म हो गई है, उनके पास बहुत मौके आएंगे, उनके पास बहुत मुद्दे हैं। अडानी का मुद्दा जो कि एक नेशनल मुद्दा बन चुका है, उसको कैसे उसको डफटेल करते हैं या महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर, ये भी देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है इस पर। और मैं जिस तरह पहले कह रहा हूं और अभी अजय जी ने भी कहा कि आपको हर चीज को इस समय फिलहाल 1-2 महीने ये बीएमसी इलेक्शंस को कंटेक्स्ट में रखते हुए देखना होगा क्या चल रहा है, इन सब की मूव क्या है उसको लेकर, वो बहुत जरूरी है जी। यानी कि बीएमसी इलेक्शन के बाद में काफी कुछ और चीजें, हलचल जो है वो हो सकती है। समंदर हो तो बहुत कुछ समा सकता है उसमें, लेकिन अभी समंदर है ऐसा कहना भी बड़ा मुश्किल है। ये एक परसेप्शन नैरेटिव बनाने की कोशिश की है फडणवीस ने अपने को लेकर, और जिसको मीडिया बढ़ा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ पर जमीन समंदर पर भारी पड़ रही है। किसकी कितनी पक्की जमीन है ये बड़ा सवाल है, जो कि बीएमसी चुनाव का जो जिक्र आपने किया है उसमें और तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।